बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि तवक्को की जा रही है कि ये जो कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है, इसमें आज या कल जो है वो जुडिशल पैकेज कहें या फिर जो है वो अदालती मामलात से मुतल्लिक आइन साजी का जो मुजवज़ा बिल है वो पार्लिमान में पेश कर दिया जाए। इस हवाले से तकरीबन वर्किंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन एक अहम चीज़ आपसे डिस्कस करनी है, वो ये है कि क्या वाकई हुकूमत जो दावा कर रही है कि हमारे पास 2/3 आ चुकी है। मैं बड़े अरसे से ये बात कर रहा हूँ, लेकिन कल हुकूमत की जानिब से जो है वो ये ख़बरें चली कि हुकूमत जो है वो 2/3 हासिल कर चुकी है। तो 2/3 अगर हो चुकी है तो फिर तो कोई मसला, कोई मुज़ायका, कोई रुकावट नहीं होगी कि ये जो बिल है जुडिशल पैकेज वाला ये मंजूर हो जाए। कोई ये फिर इसको मंजूरी से नहीं रोक सकता। वक्त का तकाजा भी यही है और आवाम भी यही चाहती है। इन जजेस को जो है वो नथ डालना ज़रूरी है, इनका मक्खू ठपना ज़रूरी है, ख़ासकर वो जजेस जो इमरान प्रोजेक्ट के जजेस हैं, जो फैज़ नेटवर्क के ज़ेर असर रहे। जिस तरीके से उन्होंने अपने आइन से जो है वो खिलाफ वर्जी की, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की, जजेस के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करके एक मखसूस पार्टी के लिए जो है वो जिस तरीके से सहूलतकारी करते रहे हैं, उनका जो है वो कला कमा होना ज़रूरी है, उनका मक्कू ठपना ज़रूरी है, उनको उनके जामे में वापस लेके आना ज़रूरी है। लेकिन इस हवाले से हुकूमत पहले ये दावा कर रही थी, वज़ारत कानून ख़ासकर वज़ीर कानून जो हैं उनके ये बयान ऑन द रिकॉर्ड हैं कि ऐसी कोई तरमीम नहीं आ रही। अच्छा, और ये कि हमारे पास 2/3 नहीं है, लेकिन मुसलसल हमने ये कोशिशें की और कहते रहे कि हुकूमत अगर संजीदा है तो हुकूमत के पास 2/3 हासिल होना कोई बड़ा मसला नहीं है। अब मैं आपको एक वजह भी बताता हूँ कि अगर हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा नहीं करती और हुकूमत जो है वो बिल पास नहीं कराती तो फिर उसके इम्पेक्ट क्या होंगे। उसका इम्पेक्ट ये होगा कि ये इमरान प्रोजेक्ट जजेस जो हैं ये मज़ीद तक़वियत पकड़ जाएंगे और ऑलरेडी जो जुडिशल कू लगा हुआ है उसमें मज़ीद जो है वो तेज़ी आएगी और फिर वो हुकूमत के पैरेलल एक हुकूमत का किरदार अदा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बताऊं कि मुझे कुछ यूट्यूबर्स, तहरीक इंसाफ के लोग जब मिलते हैं तो वो ये कहते हैं कि यार बात यह है कि एक दफ़ा जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन हो जाए फिर हम इनसे पूछ लेंगे। मैंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा बात सीधी सी है, ये जो आज इमरान खान को डरा रहे हैं ना कि हम आपका जो है वो मिलिट्री ट्रायल कर देंगे और हम जो है वो आपको फिक्स करेंगे और ये सारा कुछ जो है, उन्होंने कहा क्या होगा? मैक्सिमम यही होगा ना कि ये मिलिट्री ट्रायल होगा, मिलिट्री ट्रायल में इन्होंने इमरान खान को सज़ा भी दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर उसके लिए इमरान खान के पास रेमेडी लेने के लिए मुतलका फ़ोरम हाई कोर्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट होगी। तो उन्होंने कहा कि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि हाई कोर्ट जिस तरीके से हमारे ज़ेर असर आ चुकी हैं तो वहाँ से उसकी अपील मंजूर हो जाएगी और मिलिट्री कोर्ट में जो भी खान साहब को सज़ा मिली होगी, जितनी बड़ी भी सज़ा मिली होगी, वो उससे बरी हो जाएंगे। उन्होंने कहा अगर सपोज़ हाई कोर्ट में भी उसको वो चीज़ नहीं मिलती तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो है ना, मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे, अतर मिनल्ला, और ये सब लोग हम पावर में होंगे, उठा के बाहर फेंकेंगे मिलिट्री कोर्ट के फैसले और ये जो है हमारा खान जो है वो जेल से बाहर आ जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे ही जनरल फैज़ के बारे में भी यही है कि फ़ैज़ को भी इधर से रिलीफ मिल जाएगा। अगरचे फ़ैज़ जो है वो फ़ौजी है, लेकिन फ़ौजियों को भी जो है वो ये राइट दिया गया है कि वो आइनी अदालत के ख़िलाफ़ मिलिट्री ट्रायल के ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकते हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा या हाई कोर्ट में आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ और अपना जो है इमरान खान, इन दोनों को रिलीफ जो है वो हाई कोर्ट से और इनसे मिल जाएगा। तो इनका सारा किया किराया जो है वो पानी में चला जाएगा और ये अवाम में भी गंदे होंगे और एट द एंड यही है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को और जनरल फैज़ को जो है वो इंसाफ मुयस्सर आ जाएगा। तो ये तो उनकी सोच है और किसी हद तक वो दुरुस्त भी हैं। हमें नज़र भी ऐसा आ रहा है बासूरत या बशर्ते कि अगर
अभी से उस चीज़ का रास्ता जो है वो नहीं रोका जाता। हाँ, अगर यही मैं कह रहा हूँ कि वक्त का तकाज़ा है, अगर ये वक्त के तकाज़ों के मुताबिक खेल लेते हैं, वक्त के तकाज़े के मुताबिक ये आईनी तरमीम कर देते हैं, जजेस का तरीक़ाकार चेंज कर देते हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार तब्दील कर देते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो है वो कोई तुसी का मामला लेके आ जाते हैं। अगरचे बज़ैर ये कहा जा रहा है कि चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ी साहब तुसी नहीं लेंगे, लेकिन हक़ाइक़ आपके सामने है कि जब पार्लिमान कानून बना लेगी तो फिर जो है उनको भी मुज़ायका नहीं होगा। लेकिन ऐसी सारी सूरत हाल के पेश नज़र एक चीज़ जो मुझे बार बार टीज़ करती है वो ये है कि आया क्या मौलाना फजल रहमान जो है वो हुकूमत को वोट देने जा रहे हैं या नहीं जा रहे। लेकिन कल हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान के कुछ जो अरकान हैं वो वज़ीर आज़म के इशाए में तो शामिल थे, लेकिन अब मामला ये है कि मुझे जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड ये चीज़ें पता चली हैं कि मौलाना साहब के साथ अभी तक इनके जो मामलात हैं हुकूमती इत्तेहाद के, वो अभी तक मामलात तय नहीं हो सके। सदर ज़रदारी भी मौलाना साहब के पास गए थे, लेकिन हकीकत ये है कि सदर ज़रदारी जो है वो मौलाना साहब से वो बात नहीं कर सके। उसमें कुछ ऐसा इशू आ गया था जिसमें शायद सदर साहब की तबीयत जो है वो दुरुस्त नहीं थी, अचानक बैठे हुए कुछ उनको मेडिकली कोई इशू हो गया, तो सदर साहब जो है वो मौलाना फजल रहमान से वो बात नहीं कर सके जिस बात के लिए वो गए थे। उसके बाद शहबाज शरीफ गए और मोहसिन नकवी जो है उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद अभी तक जो मुझे कल ज़राए से पता चला कि मौलाना साहब वोट नहीं देंगे। अगर मौलाना साहब वोट नहीं देंगे तो फिर ये मामला जो है वो समझ से बालातर है कि फिर किस तरीके से होगा। क्या हुकूमत जो ये दावा कर रही है कि हमारे पास 2/3 है, तो क्या मौलाना फजल रहमान के वोटों को बिना करके कर रही है या मौलाना साहब के वोटों की सिमत कर रही है। अब बात यह है कि ये हुकूमत है, इसके पास सब कुछ है। मौलाना फजल रहमान को अगर मिनहा भी कर दिया जाए तो भी कौमी असम्बली इनके लिए मामला नहीं है, लेकिन शायद सेनेट में फिर मसला हो। लेकिन मौलाना फजल रहमान के अपने गिले शिकवे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मौलाना साहब के ये इत्तेहादी हैं, पुराने इत्तेहादी हैं, जरदारी साहब के साथ उनकी दोस्ती है, नवाज़ शरीफ के साथ उनकी दोस्ती है, लेकिन मौलाना साहब अब अगर वो बड़े घर वालों की सज़ा इन पॉलिटिकल अपने दोस्तों को देना चाहते हैं तो वो फिर मौलाना साहब भी ज़्यादती करेंगे। मौलाना साहब को तो चाहिए कि भाई आप अब वक्त की ज़रूरत है, आप अपने इन पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर हैं, जो आपके दोस्त हैं, अगर आज आप इनको स्ट्रेंथन करेंगे तो कल आपके लिए वो स्पेस बनेगी खैबर पख्तूनख्वा में। क्योंकि मौलाना साहब का सबसे बड़ा जो इशू है, जो उनके अंदर वो चीज़ मामला जिसकी वजह से अभी तक दुरुस्त सिमत नहीं आ रहे, वो ये है कि मौलाना साहब का ये कहना कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो मुझे पॉलिटिकल स्पेस जो है वो बड़े घर वालों ने नहीं दी। उनका ये कहना है कि भाई वहाँ पे उन्होंने परवेज़ खटक को जो है वो लॉन्च किया, और जब उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई का अल्टरनेट ज़रूर था, अगर वो मुझे सपोर्ट भी ना करते लेकिन मुझे जो है वो सिर्फ स्पेस जो है वो ड्यू स्पेस जो मेरी बनती है वो ही मुझे लेके दे देते तो आज पीटीआई की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में ना होती, मेरी होती। तो मौलाना साहब की ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि उन्होंने अपनी सारी एनर्जियाँ परवेज़ खटक और इन जैसे लोगों पे लगाईं और वहाँ से नतीजा ज़ीरो निकला। और मौलाना साहब का ये गिला शिकवा बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अब जो हो गया तो वो हो गया ना, उसको अंडू तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके लिए बेहतरी लाई जा सकती है। और वो उस वक्त हो सकती है कि जब मौलाना साहब जो है वो अपने दोस्तों के साथ मिल बैठेंगे और अली अमीन गंडापुर जो खैबर पख्तूनख्वा का सीएम है। अब बात यह है कि अली अमीन गंडापुर को ज़बरदस्ती जितवाया गया मौलाना साहब की अबाई नशिस्त से। अगर वो मौलाना साहब की अबाई नशिस्त है डेरा इस्माइल खान में, वो मौलाना साहब जीत चुके थे, ये मौलाना साहब की बात ठीक है। जहाँ पे मौलाना साहब को सबसे बड़ा गुस्सा भी इसी बात का है कि आपने अली अमीन गंडापुर जैसे शख्स को जो है वो तो प्यारा किया और मेरी जीत को आपने शिकस्त में बदला। खैर उनकी ये बातें अपनी हद तक दुरुस्त होंगी, लेकिन बात यह है कि मौलाना साहब अब तो ये एक मामला हो गया है ना, अब आप ज़िद को छोड़ें, अब आप बेहतरी की तरफ जाएं। माजी जो हो गया उसको तो अंडू नहीं किया जा सकता, आने वाले मुस्तकबिल को आप बेहतर बना सकते हो। अब जब वक्त की ज़रूरत है, जब आइन का तकाज़ा है, आप तो ख़ुद आइन को मुकद्दम जानने वाले हैं, तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर
आपसे ये मुतालबा किया जा रहा है कि सर आप जो है वो वक्त के मुताबिक सही तौर पे पॉलिटिकल फ़ैसला करें, और अगर ये बिल आ जाता है और आप इसको सपोर्ट करते हैं तो तहरीक इंसाफ मिनिमाइज़ होगी, उसका सारा महवर, सारा मरकज़ जो है वो अदालती महाज पे है, और अदालती महाज में उनकी सहूलतकारी हो रही है। और अगर अदलिया में बैठे हुए उनके सहूलतकारों की हौसला शिकनी की जाती है और अदलिया में बैठे हुए उनके सहूलतकारों को जो है वो बैक किया जाता है, तो उससे जो है वो तहरीक इंसाफ जो है वो मज़ीद कमज़ोर होगी। और जब वो कमज़ोर होगी तो आपके लिए वो स्पेस जो आप मांग रहे हैं, जो आप चाहते थे, जो आप के बकौल के आपको नहीं मिली, वो आपको मिल जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है। तो इसी वजह से अब मैं यहाँ पे ये भी कहना चाह रहा हूँ कि सदर आसिफ अली जरदारी को चाहिए कि वो फिर से मौलाना साहब को जो है ज़रूर टच करें, मौलाना साहब को ज़रूर फिर से राब्ते में लें और मौलाना साहब के गिले शिकवे दूर करने की कोशिश करें। अगरचे इन्होंने बहुत कुछ ऑफ़र भी किया हुआ है, तो मोहसिन नकवी साहब को भी चाहिए कि आपका भी बड़ा जो है मौलाना साहब के साथ बड़ी अच्छा ताल्लुक़ है, तो आप भी मौलाना साहब को इस इशू पे लेके आएँ कि आइनी तरमीम ज़रूरी है, और ये तरमीम आपको भी जो है आपके लिए भी बेनिफिशियल होगी और पूरे सिस्टम के लिए बेनिफिशियल है, और इस मुल्क के लिए बेहतर है, इस आइन के लिए बेहतर है, इस जुडिशरी के लिए बेहतर है। और इसी तरीके से शहबाज शरीफ को भी चाहिए और मौलाना फजल रहमान को राज़ी किया जाए। मेरा नहीं ख्याल मौलाना फजल रहमान राज़ी नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा उन पर मज़ीद जो है वो काम करना चाहिए, तो फिर इन जजेस का जो है वो मामला जो है वो ठप्पा जा सकता है। तो बहरहाल देखते हैं, ये चीज़ें थी मैंने कहा आप तक शेयर करें। अब देखते हैं जरदारी साहब, आप भी हमारा व्लॉग सुनते हैं, तो मैं आपसे मुखातिब हूँ कि आप मौलाना फजल रहमान पे थोड़ा वर्क तेज़ करें। और पहली जो आपकी मीटिंग थी बहुत अच्छी रही, लेकिन अब वो आपको ज़्यादा पता है कि मामलात वो तय नहीं हो सके थे, तो इसी वजह से मौलाना साहब के लिए दोबारा वक्त निकालें, उनको राज़ी करें, उनको एग्री करें, ताकि आप इस आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, इस जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।